नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग केशव दास के कवि प्रिया के तीसरे प्रकाश से आपके सिलेबस में जो 5 दोहे लगे हुए हैं उनकी व्याख्या करेंगे और उसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं और इनके द्वारा 1601 ईस्वी में कवि प्रिया नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें उन्होंने अलंकारों का वर्णन किया है। और इस ग्रंथ के संपादक हैं लाला भगवान दीन, यानी कवि प्रिया जो ग्रंथ है लाला भगवान दीन के द्वारा इसका संपादन किया गया था। केशवदास ने कवि प्रिया ग्रंथ को कुल 16 प्रकाश में विभाजित किया है। 16 प्रकाश में से आपके सिलेबस में तीसरे प्रकाश से 5 दोहे लगे हुए हैं। आज हम लोग इसी 5 दोहे की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। चलिए बिना देर किए दोहे की व्याख्या शुरू करते हैं। पहला दोहा है, समझे बाला बाल कहूँ वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी क्षमिए कवि अपराध। बाला कहते हैं स्त्री को और बालकहु का अर्थ होता है बच्चे, अगाध का अर्थ होता है कठिन या दुष्कर। इस दोहे में केशवदास कवियों से क्षमा मांगते हुए कवि प्रिया लिखने की इजाजत मांग रहे हैं और कह रहे हैं, केशवदास कह रहे हैं कि मैं कवि प्रिया की रचना कविता के अगाध रहस्य को सरल बनाने के लिए कर रहा हूं, जिससे कविता को बाला यानी स्त्री और बच्चे दोनों आसानी से समझ सकें। यानी कविता के वर्णन का जो अगाध रहस्य है, कठिन रहस्य है, उसको स्त्री और बच्चे भी समझ सकें। इसलिए कवि प्रिया की रचना केशवदास आसान भाषा में कर रहे हैं और कवियों से कह रहे हैं कि हे कविगण, हमारे इस अपराध को आप क्षमा करिए। केशवदास का मानना है कि अगर हम कठिन चीज को सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिसको केवल अभी तक कवि समझ पा रहे थे, तो यह एक प्रकार का अपराध है, क्योंकि अब आसान और सरल हो जाने पर इसको स्त्री और बच्चे भी आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए वह कवियों से इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए कवि प्रिया की रचना की यहाँ पर इजाजत मांग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोहा है, अलंकार कवितान के सुनि सुनि विविध विचार, कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार। यहां पर केशवदास कह रहे हैं कि मैं अलंकारवादी कविता के बारे में अनेक प्रकार के विचारों को सुन और समझकर, यानी अलंकार कवितान के सुनि सुनि विविध विचार, मैं अलंकारवादी कविता के बारे में अनेक प्रकार के, विविध मतलब अनेक प्रकार के विचारों को सुन सुन करके कवि प्रिया की रचना कर रहा हूं। अनेक प्रकार के विचारों को सुन और समझ करके कवि प्रिया की रचना कर रहा हूं। और यह कवि प्रिया जो ग्रंथ है यह कविता का श्रृंगार है, यानी कवि प्रिया ग्रंथ का जो श्रृंगार है वो अलंकारों के माध्यम से मैंने किया है। यानी कवि प्रिया ग्रंथ को एक अलंकारवादी काव्य के रूप में मैंने लिखा है, जो कविता के श्रृंगार को वृद्धि करता है, कविता के श्रृंगार को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा दोहा है, सगुन पदार्थ अर्थयुत सुवर्णमय शुभ साज, कंठ माल ज्यों कवि प्रिया कंठ करो कविराज। सगुण कहते हैं गुण से युक्त, पदार्थ का अर्थ होता है जवाहरात या मणिमाणिक, सुवर्ण कहते हैं स्वर्ण को या सुंदर वर्ण को, कंठमाल का मतलब होता है कंठ में धारण करने वाली माला। अब यहां पर केशवदास कह रहे हैं कि मैं कवि प्रिया की रचना कंठ में धारण करने वाले माला की तरह कर रहा हूं। यानी जो यह कवि प्रिया है कंठ में धारण करने वाले माला के समान है। जिस प्रकार से माला को कंठ में धारण किया जाता है, उसी प्रकार से कविगण कवि प्रिया को भी कंठ में धारण करें, यानी कवि प्रिया को भी कंठस्थ करें, उसको जबानी याद रखें। यह जो कवि प्रिया ग्रंथ है यह सगुण यानी सभी गुणों से युक्त है। इसमें सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उसका जो काव्यार्थ है वह पदार्थ से युक्त है, यानी मणिमाणिक से युक्त है। सुवर्णमय शुभ साज, यानी जो उसके सुंदर वर्ण हैं, कवि प्रिया ग्रंथ के जो सुंदर वर्ण हैं वह सुवर्णमयी कड़ियां हैं। वह माले की क्या है? सुवर्णमयी कड़ियां हैं जो अत्यंत अच्छी तरीके से सजाई गई हैं। सुवर्णमय शुभ साज, इसलिए वह कंठ में पहनने वाले माले की भांति है। इसलिए हे कविगण, इस कवि प्रिया को आप कंठस्थ करिए, इसको जबानी याद करिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा दोहा है,
चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत शोर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। यहां पर केशवदास कवि, व्यभिचारी और चोर इन तीनों की दृष्टि में अलग अलग इस दोहे की व्याख्या करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या होगी। तीन व्यक्ति की दृष्टि से यह दोहा लिखा गया है। पहला कवि पक्ष है, चरण धरत चिंता करत, यानी कवि जब किसी भी दोहे को, किसी भी पद को लिखने जाता है, किसी भी कविता को लिखने जाता है, तो किसी भी कविता को कोई भी चरण लिखता है, पहला चरण लिखता है तो अत्यंत चिंतन करता है वह, और चिंतन करते समय उसे न तो नींद अच्छी लगती है, न तो किसी प्रकार का शोर उसे सुहाता है, यानी नींद और शोर उसे अच्छी नहीं लगती है। और सुवर्ण को खोजता फिरता है, यानी सुंदर वर्ण जो रस से युक्त हो उसको खोजता फिरता है, उसके खोज में हमेशा दिन रात लगा रहता है। दूसरा है व्यभिचारी। व्यभिचारी भी जब व्यभिचार करता है, काम वासना करने जाता है, तो चरण धरत चिंता करत, वह भी जो है सोच समझकर वह काम करता है। वह चाहता है कि सभी लोग नींद में रहें। व्यभिचारी चाहता है कि उस समय सभी लोग नींद में रहें, और उसको भी किसी प्रकार का शोर अच्छा नहीं लगता है। वह चाहता है कि शोर नहीं रहेंगे तो हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति रहेगी, और वह भी सुवर्ण को, यानी सुंदर वर्ण वाली स्त्री को खोजता फिरता है। व्यभिचारी जो होता है सुंदर वर्ण वाली स्त्री को खोजते हुए दिन रात फिरता रहता है। तीसरा व्यक्ति है चोर। चोर भी जब चरण धरता है, चोरी करने जाता है, तो अत्यंत सोच समझकर चोरी करता है, दबे पांव चोरी करता है, ताकि उसकी आहट किसी को न पता चले। चोर चाहता है कि सभी लोग नींद में सोए रहें, किसी प्रकार का शोर वहां पर न हो। वह भी सुवर्ण यानी स्वर्ण को खोजता फिरता है, स्वर्ण को ढूंढते हुए फिरता है, ताकि स्वर्ण की चोरी की जा सके। यानी इस दोहे में केशवदास ने कवि, व्यभिचारी और चोर इन तीन दृष्टियों से विचार किया है कि तीनों क्या करते हैं, चिंता करते हैं, तीनों को नींद और शोर अच्छे नहीं लगते हैं, और तीनों जो है सुवर्ण को खोजते हुए फिरते हैं। कवि सुंदर वर्ण को खोजता है, व्यभिचारी सुंदर स्त्री को खोजती है, और चोर जो है स्वर्ण को खोजता हुआ फिरता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवां दोहा है, राचत रंचन दोषयुत, कविता वनिता मित्र, बुंदक हाला परत ज्यों, गंगा घाट पवित्र। राचत का मतलब होता है अच्छा नहीं लगता है, सुहाता नहीं है, भाता नहीं है। रंच मतलब थोड़ा, दोष मतलब होता है कमी, वनिता का अर्थ होता है स्त्री। केशवदास कह रहे हैं कि राचत रंचन दोषयुत, यानी थोड़ा सा भी दोष हो जाने पर अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? कविता, स्त्री और मित्र, यानी कविता, स्त्री और मित्र के भीतर थोड़ी सी भी अगर दोष हो जाती है, थोड़ी सी भी अगर कमी हो जाती है, तो वह अच्छे नहीं लगते हैं, वह निंदा के पात्र हो जाते हैं। और किस प्रकार से निंदा के पात्र हो जाते हैं? बुंदक हाला परत ज्यों, गंगा घाट अपवित्र। जिस प्रकार से एक बूंद हाला, हाला कहते हैं मदिरा को, एक बूंद मदिरा अगर गंगा के पवित्र जल से भरे हुए घड़े में पड़ जाए तो वह अपवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से एक बूंद मदिरा गंगा के जल से भरे हुए घड़े में पड़ जाए तो पूरा का पूरा गंगा जल अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से कविता, स्त्री और मित्र में रंच मात्र भी दोष आ जाता है, थोड़ा सा भी दोष आ जाता है तो वह अच्छे नहीं लगते हैं, निंदा के पात्र हो जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पांचों दोहे समझ में आए होंगे, आप इसकी व्याख्या को समझ पाए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।